माइग्रेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल कशूर साइंटिस्ट। तो आज हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो आपने इसका पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये पॉलिनॉमियल जो है ये अपनी बेस है अलजेब्रा पोर्शन की। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और जितने भी अलजेब्रा के चैप्टर्स है उसी के रिलेटेड है। ठीक है, तो हाँ देखिए, चलो कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, पॉलिनॉमियल्स को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो बेसिक चीज़ें जैसे हमारे पास कांस्टेंट्स क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, तो हाँ देखिए, पहली चीज़ क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट्स वो चीज़ें होती है, ठीक है, जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो हाँ वो कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे मेरे पास जितनी भी मेरे पास इंटीजर्स है, 1 2 3 4 -1 -2 5, जितने भी हमारे पास इंटीजर्स, वो सब क्या है, वो कांस्टेंट्स है, यानी उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है। चाहे हम इंडिया में देखिए 5 की भी वही वैल्यू होगी यहाँ पे भी, और अमेरिका जाए वहाँ पे भी 5 की वही वैल्यू होती है। ठीक है, तो हाँ इनकी फिक्स्ड वैल्यू रहती है। तो कांस्टेंट्स वो चीज़ें होती है जिनकी फिक्स्ड वैल्यू रहती है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आप अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, -2 है, -5 है ना, -7 है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी हमारे पास इंटीजर्स है वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। तो इन इंटीजर्स के अलावा हमारे पास कुछ सिंबल्स भी होती है कांस्टेंट्स। ठीक है, तो जैसे सिंबल्स पाई हुआ। ठीक है, पाई की भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो वो भी कांस्टेंट है। ठीक, तो हाँ जैसे पाई की वैल्यू 22/7 है, ये फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। ठीक, तो हाँ ये भी कांस्टेंट है। फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ और सिंबल, जैसे अपने पास जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो भी क्या है, वो भी फिर कांस्टेंट है। इस तरीके से लॉग ई में ई है ना, उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड तो है, वो कांस्टेंट्स है। तो इस तरीके से कांस्टेंट्स क्या होती है, कांस्टेंट वो चीज़ें होती है जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, उनकी उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट्स होती है। बस इतनी सी बात है। अब क्या है नेक्स्ट, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स वो चीज़ें होती है जिनकी वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो हाँ मान लो अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स है, तो मैं उसकी वैल्यू खुद 2 दूं, दूसरा बंदा आएगा वो बोलेगा मैं इसको 3 वैल्यू देता हूँ, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वेरिएबल्स की जो है ना वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो हाँ जैसे कुछ कॉमनली यूज होने वाले वेरिएबल्स, जैसे अपने पास एक्स है, वाई है, जी है। ठीक है, इस तरीके से पी, क्यू, आर, ए, बी, सी, ये सब चीज़ें क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू चेंज हो। ठीक है, तो हाँ ये कॉमन यूज होने वाले वेरिएबल्स है कुछ। तो इस तरीके से वेरिएबल्स क्या अब होती है जिनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक, और कांस्टेंट्स क्या होती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सही है, तो हाँ अब आगे देखते हैं, बहुत बेसिक था। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिक्सचर होता है एक इन कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, और इनके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इनमें होती है मिक्सड में। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन जो मैंने अपनी है वो है चार। एक है अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, इनके साथ, ठीक है, इन चार मैथमेटिकल ऑपरेशन को मिक्स करके, किनके साथ, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को, इन सब चीजों को आपस में मिक्स करके जब हम लिखते हैं तो ये क्या बनती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। मतलब अपना कांस्टेंट, उनके साथ वेरिएबल्स और उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों को जब हम मिक्स करके लिखते हैं तो क्या बनती है, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एग्जांपल में, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख रहा हूँ 5। ठीक है, इसके साथ लिख रहा हूँ मैं x। ठीक है, और प्लस में लिख रहा हूँ मैं 3। ठीक है, इसके साथ लिख रहा हूँ मैं y। ठीक है, इसी तरह मैं लिख रहा हूँ -5। ठीक है, z, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। देखो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो पहला वाला 5 है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। इसके साथ देखो, इसके साथ जो दूसरा चीज है एक्स, ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक, इनके बीच में मैथमेटिकल एक ऑपरेशन है मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल इनके बीच में है। ठीक, तो हाँ तीन चीजें मिक्सड में आ गई। इसी तरीके से प्लस है, अब ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसी तरह जो है 3 है, कांस्टेंट है, उसके बाद वेरिएबल y, उसके बाद जो है फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद फिर से कांस्टेंट, उसके बाद फिर से वेरिएबल। तो इन सब चीजों का मिक्सचर, तो इसको अब हम क्या कहेंगे, इसको अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये बनती है। इस तरीके से मैं बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अब एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास 5x² है, ठीक, प्लस में 3x है, प्लस में 2 है। ठीक है, इसी तरीके से
6x⁴, ठीक है, प्लस में 3x⁴, ठीक है, प्लस में 5x⁴, प्लस में 5x, है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स में लिख सकता हूँ। ये सब क्या है, अब ये सब क्या चीजें है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, बहुत इजी है। तो इस तरीके से इनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आगे देखते हैं टर्म। ये टर्म क्या होती है? टर्म ये सिंगल चीज है ना। टर्म टर्म्स नहीं है, टर्म है, समझना बात का, ठीक है। तो टर्म क्या होती है? टर्म एक सिंगल मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। सिंगल सिंगल मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं ये वाली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, यहां से अगर मैं एक सिंगल टर्म लेता हूं, यानी सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेता हूं, ये वाली 5x², ये सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको मैं लेके उठाता हूं तो ये अपनी एक टर्म बन जाएगी 5x²। ये एक टर्म है। इसी तरीके से अब दूसरी टर्म ये बन गई फिर, यानी 3x, ठीक है, तो 3x और एक टर्म है। इसी तरीके से अगर मैं 2 को उठाऊं, ये भी फिर और एक टर्म है, ठीक है। तो इनको कहते हैं टर्म, यानी सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, इनको क्या कहते हैं? टर्म्स। अच्छा, हाँ सही है। अब देखिए टर्म्स जो है ना, अब दिमाग में आता होगा कि यार ये प्लस तक ही क्यों रहा, मतलब टर्म तो सही है, ये प्लस तक ही इनने एक टर्म क्यों बना ली? ये तो प्लस भी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है, ये भी इनके मतलब इन्होंने मतलब 5x² प्लस 3x को ही एक टर्म क्यों नहीं लिया? ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ना। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ ये चीज क्या है। देखिए मैं समझाता हूँ। हमारे पास जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सिर्फ 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये प्लस और माइनस, ये 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही रिस्पॉन्सिबल है टर्म्स बनाने के लिए। बस इन्हीं 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन से अपने टर्म्स बनती है। क्लियर? तो हाँ, जो अपना डिवीजन यानी डिवाइड और मल्टीपल है ना, इनसे टर्म्स नहीं बनती। तो टर्म्स किन 2 से बनती है? सिर्फ जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, प्लस और माइनस से अपनी टर्म्स बनती है। ठीक, तो हाँ समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे 5x² के बाद प्लस आया, तो वहां पे कट गया, मतलब वहां तक एक टर्म हो गई फिर। ठीक, तो वहां से फिर और एक टर्म स्टार्ट होती है, देखो वहां से और एक टर्म स्टार्ट होती है 3x प्लस तक। ठीक है, तो प्लस से प्लस तक, है ना, और एक टर्म स्टार्ट हो गई। समझ आ रहा है? तो हाँ, इसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे, फिर और एक प्लस आ रहा है यहाँ से, और 2 भी अकेला है, तो और एक टर्म है। ठीक, तो हाँ अभी देखो, अगर आप पहली वाली टर्म में देखोगे ना, इसके बीच में एक मल्टीपल भी आ रहा है, 5x² के बीच में, 5 और x² के बीच में मल्टीपल भी आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल रेस्पॉन्सिबल नहीं है टर्म बनाने के लिए। रेस्पॉन्सिबल कौन है टर्म बनाने के लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही रेस्पॉन्सिबल टर्म बनाने के लिए है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स लिखता हूँ। जैसे आप अपन के पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 5x⁴ प्लस 3x⁴, ठीक है, माइनस 2x⁴, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर मैं अब देखूं यहाँ पे, देखो पहले वाला जो है ना 5x⁴, ठीक, इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल भी है, लेकिन मल्टीपल तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है टर्म बनाने के लिए, तो वहां पे टर्म वहां तक नहीं बनेगी, तो आगे तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे? प्लस तक जाएंगे। तो मतलब ये हुआ 5x², सॉरी 5x⁴ जो है ना, ये पूरी एक टर्म है, कहां तक? इस प्लस तक। समझ आए? तो प्लस से प्लस तक, देखो 5 के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब प्लस से लेके प्लस तक एक टर्म बनी, फिर यहां से और एक टर्म स्टार्ट होगी, यानी प्लस से लेके इस माइनस तक और एक टर्म बनी, अब माइनस से लेके इस एंड तक और एक टर्म बनी। तो टोटल इसमें इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 1 2 3, 3 टर्म्स है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितने, ठीक है ना, जितने प्लस या जितने माइनस या जितने दोनों प्लस और माइनस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होंगी, उतनी ही टर्म्स उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बनते हैं फिर। समझ आया? यानी जितने प्लस माइनस या दोनों उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होंगे, उतने नंबर ऑफ टर्म्स उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बनते हैं। इस चीज को समझना है। ठीक है, तो हाँ, इस तरीके से अगर मैं और एक एग्जांपल लिखूं, 5x/3 है ना, प्लस में 2x, ठीक है, इस तरीके का डिवाइड लिखूंगा मैं 4, है ना, और -3x, ठीक है। इस तरीके से मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली एग्जांपल। यहाँ पे बताओ कितने टर्म्स है? देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, देखो डिवाइड और मल्टीपल रेस्पॉन्सिबल नहीं है टर्म बनाने के लिए, तो मतलब ये हुआ कि 5x/3 जो है ये एक ही टर्म है, फिर एक टर्म होगी। इसके बाद जो है 2x
डिवाइड बाई 4, ये और एक टर्म बनी, क्योंकि डिवाइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस रिस्पॉन्सिबल है टर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए -3x जो है ये और एक टर्म बनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अब आपको टर्म्स निकालने आएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होगी उसको क्या कहते हैं, उसका नाम देखते हैं। उसके बाद जिसके 2 टर्म्स होंगे तो उसको उसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। इस तरीके से जिसके पास 3 टर्म्स होंगे तो उसका नाम देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं जो हमारे पास एक टर्म वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म होती है, ठीक है। इसमें एक ही टर्म होती है, जैसे आप अपनी पास 5x 3y 7 p इस तरीके से है ना, ये मोनोमियल्स है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, यानी मोनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिनमें एक ही टर्म होती है, ठीक। इसी तरीके से जो है जिसमें आप 2 टर्म्स होंगी ना, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाइ मींस 2, बाइनोमियल, ठीक है। तो हाँ, जैसे 2 टर्म्स वाली होगी 2x प्लस 3, है ना। इसमें भी 2 टर्म्स, एक 2x टर्म है, दूसरी 3 है। इसी तरीके से अपना 5x स्क्वायर प्लस 2 है, 2y है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। 3x+2 है ना, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप नेक्स्ट देखते हैं। अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें अपनी 3 टर्म्स होती है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से 4x⁻³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 है ना। ये आपने देखो 3 टर्म्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से जो है नाम नॉमेनक्लेचर का देते हैं। ये इनका नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब जो अपना मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होती है, इन पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, इनमें एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स होते हैं, ठीक है। इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चीजें मिक्स में होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो अपना पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। जैसे हमारे पास मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे 5x स्क्वायर, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अपना 3x⁻³ प्लस 2x ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो हाँ देखिए मतलब अब क्या है कि ये क्या होती है, पॉलिनोमियल्स वो चीजें होती है जिनमें अपन अपने कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इन दो के बीच में मल्टीपल है, ठीक है। और एक्सपोनेंट्स होते हैं यानी पावर्स होते हैं, ये इन चीजों को क्या कहते हैं, जब ये मिक्स में लिखते हैं हम तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाती है, ठीक। तो हाँ इस तरीके से अगर मैं आप देखूं कि इनको हम पढ़ते कैसे हैं आप, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, देखो ये जो कांस्टेंट 3 है ना, इसको मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट 3 जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको पढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट जो ये वाला 3 है ना, जो इस एक्स के साथ ये 3 है, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। मान लो अभी इसके साथ इस पॉलिनोमियल में और एक कांस्टेंट टर्म है 4, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको मैं पढ़ता हूँ इट्स अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक। इस तरीके से इनको हम पढ़ते हैं, ठीक। तो हमारे पास बहुत सारी पॉलिनोमियल्स है। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ, जैसे एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ 6x⁻4, ठीक है, प्लस 3x⁻3 प्लस 5x⁻2 है ना, प्लस 2x प्लस 3, एक पॉलिनोमियल ये होगी। और एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखूंगा मैं, जैसे 3x⁻2 प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल होगी, 2 एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे 9x⁻3 प्लस 6x⁻2 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगी पॉलिनोमियल्स के हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ अब देखिए
अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो चीज होती है, क्या चीज होती है? ये ग्रेटेस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। मतलब अगर हमारे पास, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए ना पॉलिनोमियल्स के, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल, इन्हीं तीन एग्जांपल से हम सीखने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है? एक, दो, तीन, चार, पांच टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? पांच टर्म्स है। देखो इन पांचों टर्म्स को हमने देखना है। इन पांच टर्म्स में से जिस भी वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर होगी वही इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बनती है। जैसे पहली वाली पॉलिनोमियल में देख रहा हूँ कि 6x⁴, यानी जो पहली वाली टर्म है ना, इसी में अपना एक्स की जो है ना ग्रेटेस्ट पावर है, ठीक है ना, वो 4 है ना, यानी ग्रेटेस्ट पावर एक्स की 4 है यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल में। देखो दूसरे में, अगर दूसरी टर्म में देखोगे तो 3 है, तीसरी टर्म में देखोगे तो 2 है ना, इस वाले फोर्थ वाली टर्म में देखोगे तो एक्स की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर कुछ है ही नहीं, तो 0 है लास्ट वाली टर्म है ना, यानी एक्स पावर 0 भी ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ ना, एक्स टू पावर 0 इंटू एक्स टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो 3 1 3 फिर से बन जाएगा फिर। ठीक है, हाँ, मतलब ये हुआ कि पहले वाली टर्म जो है ना, इसमें जो अपनी ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या है? 4 है। तो मतलब यह है कि इस पूरी पॉलिनोमियल की फिर डिग्री क्या बनेगी? इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री फिर 4 बन जाएगी। तो ये डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? वो ग्रेटेस्ट पावर होती है अपनी पॉलिनोमियल की, यानी जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगी उसमें जो भी ग्रेटेस्ट पावर होगी ना, वही उसकी डिग्री बन जाती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं अब। देखो पहले तो नेक्स्ट यहीं पे देखता हूं मैं, दूसरी दूसरी पॉलिनोमियल जो अपनी है 3x⁴ प्लस 2x प्लस 9, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है इसकी पावर, 2x पावर 1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, अब बताओ इस वाले दूसरे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनी? फिर 2 बनी, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 2 है इस पूरे पॉलिनोमियल में। इस तरीके से अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल लास्ट वाली थर्ड वाले पे देखो आप, यहाँ पे बताओ इसकी डिग्री क्या बनेगी? इसकी डिग्री 3 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो आप 9x पावर 3 है, यानी यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 3 ही है, इस पूरी पॉलिनोमियल की ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री फिर बनी 3, इसकी डिग्री है 3। ठीक है, तो लिखते हैं 3। इसी तरीके से हम हजारों एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और उन सब की हम डिग्री देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे अपने पास कोई एग्जाम्पल है 2x पावर 9 प्लस 3x पावर 7 प्लस 2x पावर 3 प्लस 2। इस तरीके से अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, बताओ इसकी डिग्री क्या बनेगी? इसकी डिग्री, इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब हुआ कि जो ग्रेटेस्ट पावर होगी इस पॉलिनोमियल की, ग्रेटेस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की? वो 9 है, तो इसकी डिग्री फिर बनी 9। तो इसकी डिग्री लिखेंगे हम इज इक्वल टू 9। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 9 है। इसी तरीके से अगर मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ, 3x पावर 16 प्लस 2x पावर 15, ठीक है, प्लस 9x पावर 2, है ना, प्लस 3x। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ पॉलिनोमियल की, बताओ इसकी डिग्री क्या बनेगी? इसकी डिग्री है 16, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट पावर जो है वो है 16 इस पूरे पॉलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री बनी फिर 16। सही है, तो हाँ, इस तरीके से इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको समझ आ चुका होगा, बहुत इजी टॉपिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कितनी टाइप की पॉलिनोमियल्स होती है अपनी, ठीक है, तो वो देखते हैं। पहली पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? इस टॉपिक को अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, अपना एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। देखिए जो अपना लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री होगी 1। मतलब जिस पॉलिनोमियल की ग्रेटेस्ट पावर 1 होगी, यानी जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, वो क्या होगी? वो अपनी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, तो हाँ, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की, यहाँ पे 2x है ना प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। बताओ इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे देखो 2x है, इसकी x की पावर 1 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2x पावर 1 फिर से 2x ही बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ प्लस 3, तो इसकी डिग्री 1 होगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। इसी तरीके से अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, 3x है ना प्लस 15 है ना, इसी तरीके से 16y प्लस 17, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इसकी। तो मेन चीज क्या है कि इसकी डिग्री, डिग्री क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। ठीक, तो हाँ, इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो हाँ, इसकी डिग्री 2 होती है। तो लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जैसे अपने पास 2x पावर 2 प्लस 3x
+1, एक एग्जांपल ये होगी। दूसरी एग्जांपल लिखते हैं 15x⁻2 +13x +3, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। और जैसे मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ 9x⁻2 +3, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देखो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 बन गई। यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 बन गई। तो मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है उसकी जो डिग्री होती है ना, डिग्री क्या होती है इसकी, वो 2 होती है। क्या होती है? 2। इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होती है जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे मेरे पास कोई एक पॉलिनॉमियल है 5x⁻3, है ना, +2x⁻2 +3x +4, है ना। देखो इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है अपनी, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसी तरीके से अपना और एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं 9x⁻3 +2x +2, ठीक है। देखो इसकी डिग्री भी 3 है तो इसका मतलब ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होती है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होती है जिसकी डिग्री 4 होती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ 19x⁻4, ठीक है, +3x⁻3 +15x⁻2 +3, ठीक है, 3x +3, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। तो देखो इसकी ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 4 है तो इसकी डिग्री फिर 4 बन गई। इसी तरीके से और एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं 15x⁻4 +15x⁻2 +3। इस तरीके से देखो इसकी भी जो है ना डिग्री क्या है, 4 है, तो ये भी फिर क्या है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हाँ, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वो 4 होती है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ये भी। हाँ, अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसी में टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में ही नेक्स्ट पॉलिनॉमियल वो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। देखो कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक जो जीरो पॉलिनॉमियल, सॉरी जीरो पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होती है जो एट द एंड कांस्टेंट्स रहते हैं, मतलब वो कांस्टेंट्स ही होते हैं। जैसे हम हमारे पास कोई नंबर 5 है, 3 है, 6 है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। 17 है, ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो इनकी डिग्री क्या बनती है, इनकी डिग्री क्या होती है, इनकी डिग्री 0 होती है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं कि 5 है ना, अगर मैं 5 को x साथ रखूं तो यहाँ पे मैं इस x की पावर 0 रखूंगा, ठीक है। तो हाँ, ये बन जाएगा 5x⁻0। तो फिर से अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो बनेगा, देखो 5 इंटू x⁻0 इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू पावर, सॉरी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो यह क्या बन जाएगा, 5 1 और 5 फिर से, ठीक है। तो हाँ, तो ये फिर से बन गया 5 ही, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री 0 होती है, क्लियर। तो हाँ, इस तरीके से कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स, ठीक। तो हाँ, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होती है, जीरो पॉलिनॉमियल 0 ही होती है, ठीक है। एट द एंड ये क्या बनती है, 0 बनती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूँ 0 इंटू x⁻13, है ना, +0 x⁻15। अब देख लेना, इसको हम सिंपलीफाई थोड़ा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, प्लस में फिर से 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, 0 + 0 = 0। फिर से देखो यहाँ पे आंसर फाइनली 0 आ गया। तो हाँ, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास 0 इंटू x⁻19 है ना, ये भी फिर फाइनली 0 बन जाएगी, ठीक। इस तरीके से। अब देखिए इसकी डिग्री क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। जो जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है ना, वो होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, समझे। तो हाँ, देखिए कैसे नॉट डिफाइंड होती है। देखिए यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो क्या बन रही है, 15। यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो क्या बन रही है, 19, ठीक है। तो डिफरेंट डिग्रीज यहाँ पे बन रही है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक जो है ना डिग्री नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो हाँ, जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो आप आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। एक सेकंड, इसका एल यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे ई है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है।
तो मतलब हमें मतलब ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें पॉलिनॉमियल्स की जीरोस। पहले मैं आपको बताऊं कि जीरोस होते क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बाकी जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में फुल फ्लेजेड डिटेल्ड बताऊंगी जीरोस होते क्या है, ठीक है, इनको निकालते कैसे मैथमेटिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट इनका यूज होता है, तो मैं यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। देखिए, जीरोस का मतलब होता है अगर मेरे पास कोई एक पी ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल है, उस पॉलिनॉमियल की मैं एक्स की क्या वैल्यू दूं जिससे वो पूरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। समझना बात को, जैसे अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स, उस पी ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल का अगर मैं मान लो 3 वैल्यू देता हूँ, मान लो, ठीक है, 3 वैल्यू देता हूँ, अगर वो उस 3 की वजह से पूरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो 3 जो है ना वो उस पॉलिनॉमियल का जीरो है। समझ आए? तो हाँ, इस तरीके से ये होता है, वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लीनियर पॉलिनॉमियल जो है ना, इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट किया गया होगा, तो हम हमें कैसे ढूंढना है कि मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना, और वो क्या होंगे, ठीक है। तो पहले तो पता ही है, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल होती है उसका एक ही जीरो होता है, तो वो एक जीरो कहाँ होगा वो हम देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनॉमियल ग्राफ पे प्लॉट की गई होगी ना, जैसे हमारे पास ये पॉलिनॉमियल ग्राफ पे प्लॉट की गई है, ठीक है, तो हाँ देखिए, इस ये पॉलिनॉमियल कितनी बारी एक्स एक्सिस को टच कर रही है या कट कर रही है, उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उस पॉलिनॉमियल के, ठीक है। तो हाँ, समझना बात को। देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये पॉलिनॉमियल जो है ये है, इसका लाइन बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। देखो, ये एक्स एक्सिस को एक बारी कट कर रही है, तो मतलब याद रखना कि इसका एक ही नंबर ऑफ जीरो होगा। देखो, समझ आया? तो वो क्या है, वो यहाँ पे ये है, देखो x की वैल्यू -3/2 है, तो यही है। बहुत इजी है ग्राफ पे देखना कि किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो क्या है, ठीक है ना, वो बहुत इजी है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में हमने वो चीजें नहीं ढूंढनी है ग्राफ पे कि बताओ इसका जीरो क्या है, कोई पॉलिनॉमियल ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ कि बताना है, बताओ इसकी जीरो क्या नहीं, ये सब नहीं ढूंढना है। हमें क्या करना है, सिंपली बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो क्रैश कोर्स से इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा सिखाएंगे, यहाँ पे सिखाऊंगा मैं कैसे ढूंढते, क्या यही जीरो है इसका, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। देखा, अगर मेरे पास ये पॉलिनॉमियल इस ये क्या है, वो है x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैं आपको दिखाता हूँ कि -3/2 ही इसका जीरो है कि नहीं है, ठीक है। तो देख लेना, देखो y की वैल्यू जीरो है, देखो y यहाँ पे जीरो है तो जीरो लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू -3/2 है तो लिख रहा हूँ प्लस में 3 है, ठीक है, इस तरीके से। तो जीरो इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 कटा, बचा -3, यहाँ पे +3, तो जीरो इज इक्वल टू, देखिए +3 - 3 होता है जीरो। देखो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू -3/2 दी, तो ये पूरी पॉलिनॉमियल जो है ना जीरो के बराबर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि -3/2 जो है ना ये इसका जीरो है। बस ये इस तरीके से निकालते हैं ग्राफिकली। तो ये आपके यहाँ पे किसी भी काम का नहीं है निकालना, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका काम है ना वो ये है कि आपने बताने नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आप आपके पास एक ग्राफ पे प्लॉट की गई होगी पॉलिनॉमियल, वहाँ पे बताने होंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो उसके लिए ट्रिक याद रखना है, जितनी बारी उस पॉलिनॉमियल का कर्व एक्स एक्सिस को कट या टच करता होगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनॉमियल के होंगे। तो बताओ, यहाँ पे जो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, ये कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है, एक बारी, तो मतलब इसका नंबर ऑफ जीरो एक ही होगा। बस इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए, हाँ, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखिए, इसका कर्व जो है ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, ये देखिए जो ये बनाया हुआ है पॉलिनॉमियल का कर्व, ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी टच कर रहा है, दो बारी टच कर रहा है, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस दो होंगे। बस इतनी सी बात है। हाँ, वो दो जीरोस अगर ढूंढने होंगे तो बहुत इजी है। देखिए, एक्स की वैल्यू -1 है तो एक जीरो है -1, अब नेक्स्ट जीरो क्या है, 4 है, दूसरा जीरो 4 है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिर जीरो होती है, ठीक, ग्राफ पे बहुत ईजी है। हमें इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो क्रश कोर्स थोड़ा मैनेज करना है, वरना मैं सिखा लेते हैं यहाँ पे ये पुट करके मतलब कैसे होता है क्या होता है। अभी छोड़िए, अब क्या कर लेना है, सिंपली याद रखना है कि जितनी बारी एक्स एक्सिस को टच करता होगा कर्व किसी भी पॉलिनॉमियल का, उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनॉमियल के होंगे, चाहे वो फिर कोई भी पॉलिनॉमियल, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो, जो भी पॉलिनॉमियल हो, ठीक है। तो हाँ, इतनी सी बात है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो मतलब यहाँ पे बताओ मुझे पहले कि इस पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होंगे, दो होंगे, क्योंकि ये दो बारी कट कर रही है एक्स एक्सिस को। इस तरीके से अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सम केसेस देखते हैं इस तरीके से। अब देखिए, मेरे पास एक ग्राफ बनाया हुआ है, इस पे एक पॉलिनॉमियल प्लॉट की गई है। देखिए, हमने बताना है कि बताओ इसके कितने जीरोस होंगे। देखिए, कितनी बारी टच कर रही है एक्स एक्सिस को, यानी कितनी बारी कट कर रही है एक्स एक्सिस को,
दो बारी, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे बताओ इस वाले केस में, इसमें देखो दो बारी कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो दो जीरोज होंगे। इस तरीके नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए इस केस में देखिए ये पॉलिनॉमियल जो है ना एक बारी टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो मतलब यहाँ पे एक ही जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक ही बार ये टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे भी एक ही जीरो होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना एक्स एक्सिस और पॉलिनॉमियल आपस में ना तो कट ही कर रहे हैं और ना ही टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई जीरो होगा ही नहीं, इनका कोई जीरो नहीं होगा, जीरो जीरो। ठीक है, तो हाँ इसका इनका कोई जीरो नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, देखिए फिर से एक्स एक्सिस को ये पॉलिनॉमियल का कर्व टच ही नहीं कर रहा है, ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं होगा, जीरो होगा, यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अभी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ये है कर्व वेव जैसा। ठीक है, तो हाँ देखिए, हाँ ये कितनी बारी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, तो मतलब इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे तीन फिर। ठीक है, तो इसके तीन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक, कितने, थ्री, क्योंकि ये तीन बारी एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो हाँ अब मेन चीज क्या है, अब याद क्या रखना है, बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल होगी और प्लॉट की गई होगी किस पे, ग्राफ पे, फिर जितनी बारी वो एक्स एक्सिस को टच या कट करती होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलिनॉमियल के, बस इतनी सी बात है, बहुत इजी। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब हम सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, देखिए कितना इजी एग्जाम्पल और कितनी इजी एक्सरसाइज है इसके बाद इसकी। देखिए बस ढूंढना है, अब तो हमें आता है। देखिए एग्जांपल क्या बोल रहा है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p of x where p of x इज ए पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ग्राफ बनाए गए हैं, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p of x है ना, उसको कंसिडर करना है p of x है पॉलिनोमियल, तो हाँ अब क्या करना है कि हमें बताना है कि इनके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। हमने ये भी बताया, मतलब जितनी बारी उस पॉलिनॉमियल का कर्व एक्स एक्स को टच करता होगा या कट करता होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उनके। ठीक है, तो हाँ देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए पहले वाले केस में जो है ना, एग्जाम्पल है ना, तो देख लेना। पहले वाले केस में देखिए ये कर्व जो है ना इस पॉलिनॉमियल का, वो कितनी बारी टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी एक ही बारी वो कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, यानी इसकी कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनका आंसर नेक्स्ट पेज पे, देखो पहले वाले पार्ट का आंसर जो है वो है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके, देखो एक ही होगा ना, क्योंकि एक ही बार ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक ही जीरो होगा। तो पहले वाले पार्ट में हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन जीरो। ठीक है, एक ही जीरो होगा इसका, क्यों, क्योंकि एक ही बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल है ऐसे प्लॉट की गई है, कितनी बार ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को, दो बार ही कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में टू जीरोस होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी है। अब देखिए थर्ड पार्ट में देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, देखो एक दो तीन, तीन बार ही कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो तीन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तीसरे वाले पार्ट में। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट में फिर थ्री जीरोस होंगे। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखिए एक्स एक्सिस को, ये वाला पार्ट देखिए फोर्थ वाला पार्ट, एक ही बारी कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो एक ही जीरो होगा, यहाँ पे भी खाली एक ही जीरो होगा, वन जीरो, एक ही जीरो होगा। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, देखिए फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए ये सिर्फ टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो मतलब यहाँ पे एक ही जीरो फिर से होगा। ठीक है, तो हाँ एक ही जीरो फिर से होगा फिफ्थ वाले पार्ट में। अब सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं, देखिए सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या है, कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, देखो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो इसके कितने जीरोस होंगे, फोर जीरोस, तो चार जीरोस इसके होंगे। तो इस तरीके से ये अपनी एग्जांपल कंप्लीट होती है, कितनी इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना 2.1, ठीक है, चैप्टर का एक्सरसाइज पहली जो है 2.1 इस चैप्टर की, तो देखते हैं उसका। क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्राफ्स ऑफ y equal p of x are given in figure 2.10 below for some polynomials p of x find the number of zeros of p of x in each case। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमें वैसे ही बताना है कि अगर हमारे पास इन ग्राफ्स में प्लॉट की गई है कोई एक पॉलिनॉमियल, ठीक है, तो उन पॉलिनॉमियल्स के बतानी है हमें कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हमने भी बताया, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस कैसे ढूंढते हैं, जितनी बारी वो पॉलिनॉमियल का कर्व टच करता होगा या कट करता होगा एक्स एक्सिस को,
उतने नंबर ऑफ जीरोस होती है उस पॉलिनोमियल की। देखो अब पहला वाला पार्ट जो है, देखिए पहले वाले पार्ट में देखो ना तो एक्स एक्सिस को ये टच ही कर रहा है ये पॉलिनोमियल का कर्व, ना ही कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा, तो ये आएगा। बहुत इजी है। पहले वाले पार्ट में क्या लिखेंगे हम, देयर इज नो जीरो एट ऑल। यहाँ पे कोई बिल्कुल भी कोई जीरो नहीं है, ये टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हाँ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बारी टच कर रहा है, यानी कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी एक ही जीरो होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में एक जीरो है, 1 0, देयर इज ओनली 1 0। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में देखिए एक्स एक्सिस को इस ग्राफ का कर्व एक बारी, दो बारी, तीन बारी कट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तीन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो 3 जीरोस होंगे। हम लिखिए देयर आर 3 जीरोस इन दिस केस। ठीक है, तो हाँ अब फोर्थ वाला पार्ट है अपना। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए ये पॉलिनोमियल है, कितनी बारी कट कर रही है, एक्स एक्सिस को दो बारी कट कर रही है, तो 2 जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस होंगे, देयर आर 2 जीरोस। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट कितनी बारी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो कितने जीरोस होंगे फिफ्थ वाले पार्ट में, 4 जीरोस। ठीक है, इस तरीके से अब सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं। देखिए सिक्स्थ वाले पार्ट में देखो एक बारी कट कर रहा है, दूसरी बारी टच कर रहा है, तीसरी बारी भी टच कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तीन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो 3 जीरोस, देयर आर 3 जीरोस इन दिस केस। ठीक है, तो हाँ इस तरीके से जो है अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है पहली वाली। तो हाँ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।